अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबाई बजट पेश किया गया, 20 खरब 40 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट पेश किया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ राय आ रही हैं। बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जबकि इस हवाले से अगर हम मुख्तलिफ ताजरान तनजीमों की बात करें तो इस हवाले से मुख्तलिफ राय ये आ रही है कि कुछ चीज़ों पर हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराम किया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसमें 54 अरब रुपए का रिलीफ फराम किया गया है। मुख्तलिफ टैक्स के हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स में 10% का रिलीफ फराम किया गया है कि अगर सितंबर से पहले टैक्स अदा किया जाता है तो 10% का रिलीफ फराम किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ 16 के करीब मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से जो बजट में रिलीफ फराम किया गया है। बजट के हवाले से हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद शफीक। हम उनसे जानेंगे कि वो इस बजट को कैसा देखते हैं और क्या ये सबसे अहम हमारी बात उनसे ये है कि क्या अब बजट जो होता है, हर बार जो बजट पेश होता है उसमें आवाम का इंटरेस्ट कितना है, ताजरों का इंटरेस्ट कितना है, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बताइएगा कि वफाकी बजट भी पेश किया गया, सूबाई बजट भी पेश किया गया, कैसा बजट देख रहे हैं कि हुकूमत कहती थी कि कोरोना के दिन चल रहे हैं, मईशत डूबी हुई है, इन हालात में हमने मुश्किल बजट था उसको आवाम के लिए आसान उसमें पेश किया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रूही चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, फेडरल और प्रोविंशियल बजट का जो सेलिएंट फीचर होते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 होते हैं कि मकसद ये है कि हैव से हैव नॉट की तरफ वसाइल ट्रांसफ़र किए जाएं। जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, उन पे टैक्स ज़्यादा लगाए जाएं और जो बेचारे रोज़गार से महरूम हैं, जिनके यहाँ आटा दाना भी मुश्किल है, मामलात मुश्किल हैं, उनकी तरफ ट्रांसफ़र किए जाएं, उनकी ज़िंदगी आसान हो। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी एक जैसी हों। लाहौर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको जो तालीम के मौक़े हैं राजनपुर में और मतलब फोर्टाबाद में या मेंशनाबाद में या रहीमयार खां में, सादकाबाद में भी किसी बच्चे को उसी स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिले, वही वसाइल जो हैं वो मिलने चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटी जो है उसको ख़त्म होना चाहिए कि हमारे यहाँ तो जौहर से लोग पानी पिएं, गंदा पानी पिएं और हेपेटाइटिस के मरीज़ हों, और इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में आप उनको मौक़े बेहतर लाइफ के दें, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ करें शहरों को, लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलें। तो ये बातें हैं बुनियादी तौर पे। हमारे यहाँ जो बजट पेश किया जाता है उसकी तकदीस को मलूज़ ख़ातर नहीं रखा जाता, एक फार्मल एक्सरसाइज है। मेरे नज़दीक तो फ्रूटलेस है इस पे डिबेट करना कि मतलब कहीं पे हम स्टैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज बजट आया है, 2 महीने बाद फिर उसका मिनी बजट आ जाएगा, 4 महीने बाद फिर मिनी बजट आ जाएगा, वो नहीं है। जहाँ तक मतलब भी फेडरल बजट की ताल्लुक है, मैं उसे मतलब इन हालात में जो बड़े ही वनरेबल सूरत हाल है, लॉकडाउन की सूरत हाल जा रही है, तमाम ममालिक से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस बंद हो चुका है, फैक्ट्रियां कई महीने बंद रहीं, कारोबार बंद रहे, लोग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से महरूम हुए। इन हालात में बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं है, कार्यदार बहुत बड़ी, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। फेडरल बजट में भी इन्होंने कुछ बेहतर काम किए हैं कि बड़ी गाड़ियों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, टोबैको पे, सिगार पे, टोबैको पे, सिगरेट पे, उसको मतलब भी ड्यूटियां जो हैं वो डबल कर दी गई हैं। इसी तरह इस किस्म की और बहुत सी बातें की गई हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये बजट IMF के बजट हैं। एक मुलाजम जो 18, 20, 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेता है उसको 10% इन्होंने नहीं बढ़ने दिया, IMF ने। IMF की कंडीशनैलिटीज़ थी और यही सूरत हाल मरकज़ में और सूबों में
और वो जो लोग पेंशनर हैं, जो 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार पेंशन ले रहे हैं, बूढ़े हो गए, सारी ज़िंदगी इस कौम को, इस रियासत को सर्व किया, उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। साउथ पंजाब की बात कर लें तो मुख्तलिफ अजला इसमें रखे गए हैं, जिसमें हुनरमंद प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जाएगा यूथ के हवाले से, और इसके अलावा गुरबत मकाओ मुहिम भी इस हवाले से इस प्रोग्राम में शामिल की गई बजट में। जबकि भावलपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान किया गया है, विहारी मुल्तान रोड बनाने का ऐलान किया गया है। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या साउथ पंजाब में मुआशी जो चीज़ें हैं वो सरगर्मी है उसमें इजाफा होगा? ताज बिरादरी इसको कैसी देखती है? ये बड़े दिल फरेब और सहाने ख्वाब हैं। इसका मेरे पास तो एक ही जवाब है, हम खुशी से मरना चाहते गर जो एतबार होता। हमें तो देखना ये है कि अमल दरामद होता है, वादे तो होते हैं, अनाउंस तो किए जाते हैं। किस पार्टी ने, किस हुकूमत ने साउदर्न पंजाब के प्रोविंस की बात नहीं की? इन्होंने भी की थी। इन्होंने भी बहुत सारे हाँ के ले गए थे एमएन ने कि हम बनाएंगे साउदर्न पंजाब प्रोविंस बनाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट क्या है कि आज 2 साल बाद 1.5 अरब रुपए इन्होंने अनाउंस किया है सेक्रेटेरिएट के लिए, जबकि एक मतलब भी सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट को अरबों रुपए से नवाजा जाता है। हमारा कसूर क्या है? हम क्यों डिप्राइव्ड हैं कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा शेयर नहीं है, और हमारी जो सियासी इक़्तिदार जो इस वक्त इक़्तिदार में शेयर है वो भी गूंगे बहरे और लूले लंगड़े लोग बैठे हुए हैं, जिनको हमने मुंतखब करके भेजा है, जिनको अपने मफादात से गर्ज है, इस खित्ते से कोई गर्ज नहीं। एंड में बता दीजिएगा कि जो साउथ पंजाब के ताजिर हैं, लॉकडाउन में काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा उन्होंने, और वो भी बार बार मुतालबा करते रहे कि हमारे लिए खुसूसी एक पैकेज का ऐलान किया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ताजिरों के हवाले से भी कोई पैकेज का ऐलान किया जाए? देखिए जी, बैग करने का मैं कायल नहीं हूँ। हाँ, एक बात है कि जो सम्राट हैं, वो जैसे किसी शायर ने कहा, फेंके हैं गुल औरों की तरफ और समर भी, ए खाना बरंदाज चमन। कुछ तो इधर भी जनूबी पंजाब के लोग भी ताजर हैं। ताजर इस्लामाबाद के ही नहीं हैं, लाहौर और कराची के ताजर नहीं हैं। स्टेट बैंक हमें आसान शराइत पे एक साथ दे, 10 लाख दे, 20 लाख दे, 50 लाख दे, हमसे सफिशेंट गारंटीज जो हम दे सकते हैं वो लें। और हमें, और एक और बात मैं बताऊं कि छोटे ताजरों के लोन स्ट्रकअप नहीं होते। हमें तो बिजली का बिल आता है तो 5 दिन 7 दिन पहले बुखार चढ़ा होता है, हमारे ताजर पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, कहीं एक दिन ऊपर ना हो जाए, डिस्कनेक्ट ना कर दे जाए, क्योंकि किसी जागीरदार का तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर नहीं सकते, किसी सनतकार का कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट करने की इनमें हिम्मत नहीं है। तो छोटा ताजर चूँकि सामने बैठा है, छोटा ताजर बिजली चोरी भी ना होने के बराबर है। बैंक के लोन भी स्ट्रकअप नहीं होते हमारे एंड पे, लेकिन ये बेहतर नहीं समझते, ये 2 अरब रुपए देना पसंद करते हैं, 2 करोड़ रुपए देना पसंद नहीं करते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हमारे साथ थे। उस हवाले से उनका भी इस बजट के हवाले से यही राय थी कि अगर हुकूमत यहाँ के ताजरों को रिलीफ देना चाहती है तो आसान अकसात पर कर्जे दे स्टेट बैंक से। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि साउथ पंजाब में अगर तजारती सरगर्मियाँ बढ़ानी है तो उसके हवाले से बाकायदा रिलीफ पैकेज देना होंगे। हमारे साथ रहेगा। मज़ीद भी हम आगे सरकारी मुलाजमीन से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमने ताजरों से बात की बजट के हवाले से, उन्होंने भी अपने खदशात और अपने मसाइल से आगाह किया। अब हम इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन का मौक़िफ़ लेने के लिए हम पहुँचे हैं। उस हवाले से जो आल पाकिस्तान क्लैरिकल एसोसिएशन है, हम उनके अहदेदारान से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जो बजट पेश किया गया उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब में सरकारी मुलाजमीन को
اور کن مسائل کا سامنا ہے بجٹ کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ایپا کے مرکزی جنرل سیکرٹری خالد جاوید سنگیرا موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سنگیرا صاحب بتائیے گا، آپ لوگ احتجاج کی کال بھی دے چکے ہیں جب سے بجٹ آیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بجٹ میں جو آپ کے مطالبات تھے وہ تسلیم نہیں کیے گئے، کیا سمجھتے ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ملازمین ہیں ان کو کس طرح نظر انداز کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو پہلے روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ بر وقت جو ہے حق کی بات جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کل بھی ہماری آواز کو بلند کیا، آج بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کل وزیر خزانہ نے، پنجاب کے وزیر خزانہ نے جب بجٹ پیش کیا تو دعوے تو بہت کیے گئے ہیں۔ دعوے تو اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی اس گورنمنٹ کے بڑے تھے، پھر جب اقتدار میں آئے پھر بھی بڑے بڑے دعوے تھے، لیکن یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کا ایک بھی کام جو ہے وہ پایا تکمیل والا نہیں ہے، ایک بھی کام پازیٹیو نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، کام کچھ نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھی ہوں، تھوڑی بہت بڑھائی جاتی تھی مہنگائی کے حوالے سے۔ اب مہنگائی کو کور تو نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ نہ کچھ عشق شوئی ہو جاتی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے تو بالکل ہی ملازمین کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے ملازمین میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس بے چینی کو آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اس دن سے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن تمام ملازمین ہڑتال پر ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں۔ کل پنجاب سیکریٹریٹ کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا، ملتان میں بھی جلسے جلوس ہوئے اسی طریقے سے۔ اور پھر آپ نے وفاقی بجٹ کے بعد ہمیں دیکھا کہ تمام گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے آپ اکٹھے ہوئے، پریس کانفرنس بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ وہ سرکاری جو نمائندگان ہیں یا حکومتی ایم پیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کٹ لگانے جا رہے تھے لیکن ہم نے کٹ نہیں لگایا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، جتنا ہم ریلیف دے سکتے تھے ہم نے کوشش کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے مشکل حالات تھے یہ بجٹ بنانے میں تو انہوں نے کٹ نہیں لگایا؟ میرے خیال میں کوئی مشکل حالات نہیں ہے۔ پیر سے بھی اب جو پیسہ ہے، جو انہوں نے پیسہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فقیر بنا کر دیا ہے، وہ اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا پیسہ ان کو روکا گیا ہے۔ اب ورلڈ بینک نے بھی، آئی ایم ایف نے بھی اپنی قسطیں جو ہے وہ روک دی ہیں اور بلکہ ان کی سپورٹ کی ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارا پیسہ جو ہے ان کو لوگوں نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ اب یہ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیچارے جو ہمارے آؤٹ آف کنٹری لوگ رہتے تھے، ہمیں سپورٹ کرتے تھے، وہ بیچارے ایئرپورٹوں پر وہاں پر رول رہے ہیں۔ واحد پاکستان ملک ہے جس نے اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو ان کی آپ ڈیلی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں رو رو کر۔ سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، آپ یہ کہتے ہیں اب بجٹ آ چکا ہے تو اب دوبارہ کیا فیصلہ ریوائز کرانے کے لیے آپ کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے چین ہیں، ملازمین بے چین ہیں، تو ہم تو ملازمین کی بے چینی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان کے نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ہم نے ان سے ووٹ لیے ہیں ان کی بات کو آگے تک پہنچانے کے لیے، تو ہم نے ان کی بات آگے تک پہنچائی۔ وفاقی سیکرٹری فنانس سے ملاقات ہوئی ہماری، پھر ہمارے بہت سارے جو اہم منسٹر ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ جو ہمارا رائٹ ہے، سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے، کہ ایک ملازم ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی صوبہ ہے اور ایک ہی شہر کا ملازم ہے، ایک ملازم 18,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے نیب قاصد، ایک بیچارہ جو ہے وہ 36,000 لے رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ بات جو ہے آپ دیکھیں کہ جب ہمارا ملازم 18,000 والا 15,000 لیتا تھا اس وقت سونے کا ریٹ 45,000 روپے تھا، اور اب سونے کا ریٹ 98,000 ہے، 96,000 ہے، اور جو تنخواہ صرف 3,000 بڑھی ہے۔ یہ جو مہنگائی سونے کی ریشو سے بڑھتی ہے، نیچے آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جو خلا ہے
یہ کہاں ملازمین پورا کریں گے؟ اب ہر ملازم بے چین ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، مریض بنا ہوا ہے، گھر جانے کو ملازم کا دل نہیں کرتا، گھر میں بچوں نے مطالبہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، وہ بیچارہ سوچ میں ہی جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ بھی ملازمین کے زیادہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہسپتال میں بھی ملازمین، اب ہمیں جو میڈیکل دیتے ہیں اس میں 700 1000 روپیہ، اور اس میں اب ڈاکٹروں نے فیس ہی 2000 روپے کر دی۔ صرف ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ہمیں 2000 روپے چاہیے ایک دفعہ جو دکھایا جاتا ہے، ہم تنخواہ دوائیاں کہاں سے لیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک سال میں دوائیاں جو ہیں کم از کم 700 گنا بڑھی ہیں، اور جو ہے تنخواہ جو ہے وہ وہیں پر سیز کی ہوئی۔ بالکل، جو مہنگائی ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ تنخواہوں میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہوا، اور اس بجٹ میں تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ اور بھی عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے ورثے کیا کہتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ایپکا نے پہلے بھی کئی بار مظاہرے کیے، ہڑتالیں بھی کی، اور اب اس وقت بھی آپ لوگ ہڑتال پہ موجود ہیں۔ حکومت نے پہلے بھی آپ کے مطالبات نہیں مانے، یقین دہانی کرائی گئی، اور اس بجٹ سے پہلے بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ اب بجٹ آ چکا ہے، لاہ عمل آپ تحریک کی طرف جا رہے ہیں، تو کرونا کی وبا بھی جاری ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی تحریک صحیح ہے؟ جی بالکل، ہماری تحریک کبھی بھی بے جا اور بے وقت نہیں ہوئی۔ ہم اس بار بھی ہم نے مارچ میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر ہم نے حکومتی احکامات مانتے ہوئے، SOPs پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر آف پاکستان کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملازمین آپ کا ہراول دستہ ہیں۔ جب بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے، سیلاب کی ہو یا اب جیسے یہ کرونا کی آفت آئی ہے، ہم لوگوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے تقریباً کوئی 450 ملازمین ہیں جو فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی چھٹی کے ہم لوگ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قرنطینہ سینٹر جو پاکستان کا سب سے بڑا قرنطینہ سینٹر ہے، وہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ایک نیب کاسٹ سے لے کے ہمارے ڈپٹی کمشنر تک تمام نے اپنی ڈیوٹی دل جمی سے کی ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس میں بریک نہیں کی۔ عید والے دن بھی ہم لوگوں نے ڈیوٹیاں کی ہیں، ایئرپورٹ پر بھی جو باہر سے ہمارے پاکستانی دوست آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، ان کو ریسیو کیا ہے، ان کو کوارنٹائن کیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہیلتھ سٹاف کے لیے حکومت نے پیکیج کا اعلان کیا، تو جو دیگر محکموں میں سٹاف قرنطینہ میں کام کر رہا ہے یا کرونا کی وبا میں کام کر رہا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی پیکیج دیا جائے؟ جی بالکل، جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دوران ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور آج تک دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی اسپیشل پیکیج کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا ڈاکٹرز ہیں، وہ صرف کرونا وارڈز میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ نے پیکیج کا اعلان کیا کہ ایک اضافی تنخواہ دی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ محکمہ تعلیم ہے، محکمہ ہیلتھ کے دوسرے ملازمین ہیں، محکمہ زراعت کے ہیں، ٹڈی دل کی آفت آئی ہے، ہم نے اس تمام ان آفات سے نبرد زماں ہونے کے لیے، ان کی رفع کرنے کے لیے ہم نے دن رات کام کیا اور کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے احکامات ہم لوگ مان رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان ملازمین کے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ ایک فائل کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہمارا سرکاری ملازم چلاتا ہے۔ جتنی آفات آتی ہیں اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ایگریکلچر ہو، ایجوکیشن ہو، ہم تمام لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ مطالبات جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں۔ خود پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 2 آدمی ہیں اور 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ ان کی چپ کر کے 9 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے، صدر پاکستان کی 9-10 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہے۔ چپ کر کے انہوں نے اراکین اسمبلی، سینٹ کی تنخواہیں 300%، 350% بڑھا دی ہیں۔ اور تو اور جو بیوروکریسی ہے اس ملک کی، جو اس ملک کو چلنے نہیں دیتی، جو حکومت سے تعاون نہیں کرتی، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان لوگوں نے ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ چھوٹے ملازمین یہیں پستے رہیں اور خود وہ اپنی آسائشوں میں گم رہیں۔ ہم لوگ جی بالکل، اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عام ملازم ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہے۔ اس بجٹ میں، اس تنخواہ میں عام آدمی کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک جانب کرونا کی وبا ہے، تو جو ہیلتھ سٹاف ہے اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو قرنطینہ میں ڈیوٹی کرے گا اس کو ڈبل سیلری دی جائے گی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران جو ملازمین دیگر اداروں کے ہیں وہ بھی اس میں شانہ بشانہ ہو کر کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی
उसी पैकेज का ऐलान किया जाए। जो एप्का है वो इस वक्त बजट से नाखुश नज़र आती है, एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर चुके हैं और तमाम सरकारी इदारों में हड़तालों का सिलसिला भी जारी है, जबकि मुख्तलिफ अजला में इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज किए जा रहे हैं। तो ये एप्का का मुतालबा था जो कि आपने जाना। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि बाकी जो लोग हैं वो जो इससे मुतासिर हुए हैं या जो बजट आया है वो उसको कैसा देख रहे हैं। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम आज बजट के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने इस हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन की भी राय ली है और इस हवाले से जो तालीम का बजट हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया गया है उसके हवाले से हम बात करने के लिए ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। उस हवाले से काफ़ी तफसात भी आ रहे थे कि इस बार HEC का जो बजट है वो हमेशा की तरह उसको कम ही रखा गया, उसको उसमें इजाफा नहीं किया गया। क्या कम बजट के साथ पंजाब की मुल्क की जामियात को चलाया जा सकता है? क्या रिसर्च को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या हमारी जामियात इस बजट के साथ जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मुकाबला कर सकती हैं? तो ये वो सवाल हैं जो हम आज पूछेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, वफाक की जानिब से बजट पेश किया गया, जामियात के लिए 64 अरब रुपए HEC की जानिब से गैर तरक्याती बजट मुख्तस किया गया, 29 अरब तरक्याती बजट की मद में रखा गया है। तो क्या समझते हैं कि जो वफाकी जामियात हैं क्या इतना बजट काफ़ी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए हमें मौका दिया। यूँ है कि मेरे ख़्याल में मौजूदा हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें शायद तालीम और आला तालीम और तहकीक, जिसके नाम पर वोट भी लिए गए थे और लोगों ने यकीनन बहुत सारे लोगों ने और ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी कम्युनिटी ने उनको इस चीज़ का मैंडेट दिया था कि यकीनन अगर ये इस विज़न के साथ आए हैं कि ये आला तालीम और तहकीक पर तवज्जो देंगे, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि शायद वो बातें उसको एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करना चाहूँ, 2017-18 का जो बजट था उसका हुजम तकरीबन 4750 अरब था। 2020-21 का जो बजट आया है उसका जो हुजम है वो तकरीबन 7300 अरब रुपए है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जो बजट है उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर 50% का इंक्रीज़ आया है। लेकिन बदकिस्मती से एट द सेम टाइम जो HEC का जो बजट है, जो कि फिर HEC डिस्पर्स करती है नीचे यूनिवर्सिटीज़ को, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कि HEC को देखना होता है। जैसे आपने पहले कहा कि उसका बजट 3.5 सालों में वो उसका जो गैर तरक्याती या रिकरिंग जो बजट है वो 64 अरब पर फ्रोज़न है। इस दफ़ा भी 64 अरब है। हालांकि HEC ने टोटल डिमांड किया था 104 अरब गैर तरक्याती और 40 अरब डेवलपमेंट बजट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डेलिब्रेशन विद यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। और वफाकी हुकूमत ने भी HEC के साथ तमाम कट्स वगैरह लगाने के बाद ये एग्री किया कि ठीक है हम आपको 70 अरब रुपया देंगे, लेकिन उस 70 अरब रुपये में भी आखिरी वक्त में 6.5 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये है कि यूनिवर्सिटियों को जो बजट दिया जाता है वो वैसे भी यूनिवर्सिटियों के बजट का 25-30% होता है। जैसे BZU की मैं मिसाल दूँ तो 25-30% से ज़्यादा बजट नहीं होता, बाकी हम अपने फ़ीसों से पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त हैं नहीं, तालीमी अखराजात, स्टूडेंट्स फ़ीसें और वो चीज़ें भी उस अंदाज़ में नहीं आ रही हैं। उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? बहुत सारे तालीमी इदारे इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं और KPK के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, सिंध में इस वक्त असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं समझता हम उस्ताज़ा को तनख्वाह नहीं दे सकते यूनिवर्सिटीज़ में, अगर ये सिचुएशन है तो हम रिसर्च के हवाले से तो हम नहीं कह सकते कि हम किसी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। वो तो खैर एक अलमिया है। आपने कहा 30 अरब रुपया रिसर्च के नाम पर रखा जाता है। पहली बात तो यह है कि एक मुल्क जिसका कि तकरीबन 7250 या 7300 रुपये का बजट हो, उसमें 30 अरब बज़ाते खुद एक मजाक लगता है, लेकिन उससे बड़ा मजाक शायद आपके नोटिस में नहीं है। पिछले 4 सालों का डाटा उठा के देख लें कि ये वो बजट प्रोपोर्शन होता है या कंपोनेंट होता है जिसमें हमेशा कटौती की जाती है।
पिछले 4 सालों में जो एलोकेशन है, एक्चुअल एलोकेशन है तरक्याती बजट के नाम पर या रिसर्च के बजट के नाम पर, वो 15 से 20 अरब से ज़्यादा नहीं। 200 जमात के लिए 200 जामियात के लिए टोटल बजट 15 से 20 अरब रुपए। तो आप ये समझें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। शायद इससे कई गुना बजट बाहर के यूनिवर्सिटियों के जिनके साथ हम कंपैरिजन की बात करते हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटी का बजट इससे ज़्यादा होता है। अब फिर आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। आपने नस्ट, मैं मिसाल देता हूँ और हम उसको ऑन करते हैं, नस्ट को आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी आपने, वहाँ पर का एनवायरनमेंट आपने अच्छा दिया, स्टूडेंट टीचर रेशो वहाँ पर ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। आप जाकर देखें नस्ट ने आपको क्या कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया। इस वक्त जो आपकी कोरोना टेस्टिंग किट्स हैं वो नस्ट के अंदर डेवलप की गई हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। इस वक्त जो आपके व्हाट आई शुड से जो बनाए जाते हैं बेड्स, वेंटिलेटर्स, इस वक्त वेंटिलेटर्स के मुख्तलिफ डिज़ाइन टेस्टिंग से अगले फेज़ के अंदर चले गए हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें, यकीन करें यही लोग इस मुल्क की तरक्की का बायस बनेंगे। अगर मेरा एक मशवरा है, अगर ये हुकूमत चाहती है कि ये मुल्क वाकई एक तरक्की की तरफ जाए, तो जो सिंपल सिंगल वे फॉरवर्ड है वो है तालीम, तहकीक और रिसर्च। तालीम पर खर्च करूँगा। हम साउथ पंजाब की बात कर लें, यहाँ पर भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा ज़िक्र यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप ज़िक्र यूनिवर्सिटी में भी एकेडमिक स्टाफ के सदर भी हैं, तो क्या सिचुएशन है कि हम देख सकते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी साउथ की यूनिवर्सिटी कम्पीट कर सकती है इतने बजट में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुल्क की बात करें? मैं आपको कहूँ कि आपको सैल्यूट करना चाहिए इन असातिज़ा को, जो इन पैथेटिक हालात के बावजूद, जो इन तलख हक़ाइक़ के बावजूद कि उनको रिसर्च के नाम पर, फंडिंग के नाम पर, लैब एनवायरनमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। आप जाके देखें कि लोग शायद 7x7 के एक क्यूबिकल पोर्शन के अंदर बैठ के रिसर्च कर रही हैं, बट स्टिल whatsoever they are contributing, you can compare it with at any international standard. So मेरा स्टांस ये है कि आप इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, आप इन लोगों को रिसर्च में फैसिलिटेट करें। आप कहते हैं कि जो आपकी रिसर्च है वो होनी चाहिए प्रैक्टिकल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आनी चाहिए। हम इस पे काम कर भी रहे हैं और ये होना चाहिए। यकीनन इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो आने चाहिए और उनकी और इस पे काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद डायरेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। तो अगर थोड़ा सा हुकूमत रिसर्च, आला तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, इनको टारगेट्स दिए जाएं, इनको कहा जाए कि आपने अगले 2 सालों में ये अचीव करना है, ये टारगेट देने के बाद उनको अथॉरिटी दी जाए और फिर 2 साल के बाद उनका एहतसाब किया जाए, 1 साल के बाद उनका एहतसाब किया जाए। सो बट आई पर्सनली फील कि यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों की कमी है और हम शायद ब्यूरोक्रेटिक अंदाज के अंदर इन तालीमी इदारों को चलाना चाहते हैं, ये बहुत तलख हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी तल्ख हकीकत है कि अगर तालीमी इदारों पर हुकूमत इन्वेस्ट नहीं करेगी, बजट का एक हिस्सा उस पर खर्च नहीं करेगी, तो किस तरह कम्पीट किया जा सकता है। और भी हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि जब भी बजट पेश होता है तो एक उम्मीद सी लगती है और हर बंदा देख रहा होता है कि ये बजट फ़ायदा देगा, लेकिन हमेशा ही बजट एक कहानी नज़र आती है। तो क्या समझते हैं कि ये बजट टीचर्स के लिए कैसा रहा, हमारी जामियात के लिए कैसा रहा और आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नाई साहब। यहाँ डॉक्टर सितार मलिक साहब ने जामियात के बजट के हवाले से तो तफसीली उन्होंने बताया है। मुझे बड़ी हैरत हुई इस बजट से और बहुत से लोगों की एक तरह से तकालीफ भी हम तक पहुँची, उनका इजहार भी हम तक पहुँचा कि मुख्तलिफ़ महकमों के लिए कुछ इशारा कर दिया गया कि इन महकमों को शायद तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन असातिज़ा कम्युनिटी इस बजट से बहुत मायूस हुई कि आप, और इस हवाले से आप स्कूल टीचर्स को देख लीजिए, आप कॉलेज टीचर्स को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स को देख लीजिए, जो अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन्हीं डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को बनाने वाले यही असातिज़ा हैं। और उनकी तनख्वाहों में जब कोई इजाफा नहीं हुआ इस बजट में, तो यकीनन मायूसी की एक कैफियत पैदा हुई। बिल्कुल, इस हवाले से भी तफसात का इज़हार किया गया क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के लिए बजट में इस बार कोई हिस्सा नहीं रखा गया। सर बताइएगा, यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं और हम देख रहे हैं कि हर जगह तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन जामियात के जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इतने मुश्किल टाइम में भी आप लोग सामने हैं और जब हुकूमत की जानिब से जब बजट में हिस्सा नहीं मिलता तो क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है कि टीचर तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं,
انسپائٹ آف دیٹ اس جو سچویشن کہ ہماری یونیورسٹی سکسیزفلی اس وقت آن لائن کلاسز لے رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی سال بچے اس میں حرج نہ آئے, لیکن ڈیفینیٹلی پورا سال آپ ویٹ کرتے ہیں, ایک بجٹ آتا ہے, آپ کے ایکسپینسز بڑھتے ہیں, آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کوئی ریلیف دے گی, اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں یونیورسٹی ٹیچرز کی کہ آپ کہتے ہیں یونیورسٹیوں کو پروموٹ کرنا ہے, تو جیسے ستار صاحب نے کہا 30 ارب کے بجٹ سے آپ پورے ملک کی یونیورسٹیز کو چلانا چاہتے ہیں, تو ریسرچ کمپیٹ کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتے. تو جتنا ہمارے کنٹری کا بجٹ ہے اتنا سنگل یونیورسٹیز کا بجٹ ہے یورپ کے اندر, تو ڈیفینیٹلی جب ٹیچر کو انسینٹیو نہیں ملیں گے, یونیورسٹی کی ریسرچ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آل دو ابھی بھی کیو ایس کی رینکنگ آئی ہے, ہماری یونیورسٹی اس میں بھی کمپیٹ کر رہی ہیں. اگر ہم اتنے مشکل حالات میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, اگر ٹیچرز کو یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو ہمارے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اعلیٰ تعلیمی نظام کو جو اس طرح نہ چھوڑیں اور اس کے اوپر اپنی خصوصی توجہ دیں. جی بالکل, اس حوالے سے ٹیچرز کا یہی کہنا ہے کہ جس حکومت نے تعلیم کے نام پر ووٹ لیے تھے, وہ کہا تھا کہ ہم صحت و تعلیم کے میدان پر انویسٹ کریں گے, بجٹ لگائیں گے, آج وہی میدان کے لوگ, آج وہی تعلیم و صحت کے جو محکمے ہیں وہ اس حوالے سے بجٹ ان کو کم دیا گیا ہے, تو وہ یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس ملک میں ریسرچ کا فروغ ہو, نئی چیزیں ایجاد ہوں, اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کی جو یونیورسٹی میں جو گرومنگ ہے وہ بہتر انداز میں ہو, تو اس کے لیے بجٹ بھی ریکوائر ہے, اور اس کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا جائے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جیسا کہ ہم آج بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. گزشتہ روز بجٹ پیش کیا گیا تھا, اس پر ہم نے تاجروں کا بھی موقف جانا, سرکاری ملازمین کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی جو بجٹ میں جو چیزیں رکھی گئی تھی اس پر ہم نے بات کی. اوورآل بجٹ کیسا تھا, عام انسان پر اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور اس کے حوالے سے جو پورا سال 2020-21 ہے, تو اس بجٹ میں کس طرح اس کو مینج کیا گیا ہے, کتنا افیکٹ ہوگا عام آدمی کی زندگی پر, اس پر ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے ساتھ معاشی امور پر رائے رکھتے ہیں اور ماہر معاشی امور ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید شریف صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر, ہم نے تاجروں سے بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے صرف تقریروں تک محدود ہے, اور ہر 2 ماہ بعد ایک نیا بجٹ منی بجٹ کی شکل میں آ جاتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اس میں کچھ کنسرن نہیں ہے. سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, ہمیں اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوا, ہمیں یہ افیکٹ ہوا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو تب ہم بے اثر ہوگا, اس میں کوئی ہماری دلچسپی نہیں ہے. جبکہ یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ اس بجٹ میں HEC کو حصہ ہی نہیں دیا گیا, 64 ارب روپے دیے گئے جو کہ گزشتہ سال تھے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں بجٹ, عام آدمی کی زندگی پر کتنا افیکٹ ہوگا اس کا, اور جو یہ اب ایک بیانیہ بن گیا ہے کہ یہ ایک خالی سپیچز تک محدود ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں عوام کی بجٹ سے وہ پوری نہیں ہوئی. بینگ این اکانومسٹ میں یہ آپ کو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری لوپ ہولز اس بجٹ میں جو ہے نا وہ ابھی تک چھوڑ دیے گئے ہیں, جن کا آنسر نہیں دیا گیا. اب دیکھیے, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہوگا وہ پریورٹی ہوگی, اس حکومت کا نعرہ تھا یہ. لیکن ابھی جب بجٹ ہم نے دیکھا ہے, جو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا ہے, اس کے اندر ایجوکیشن کے لیے 0.1% آف دا ٹوٹل بجٹ سمجھ, جبکہ 18% جو ہے نا وہ ڈیفینس کے لیے رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کے لیے 0.003% بجٹ جو ہے نا وہ آپ ٹوٹل بجٹ کا بنتا ہے جو رکھا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو ابھی بھی انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے نا وہ سوشل سیکٹر کے دیکھا جائے تو 29% ہے, جبکہ دوسرے سیکٹر کے لیے جو ہے وہ تقریباً 23% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ صرف 36 ملین روپے جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تعلیم کے لیے اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی ناکافی بجٹ ہے آپ کے لیے, اور میرا خیال ہے مزید ہمیں آگے مشکلات نظر آ رہی ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ بجٹ نہیں دے گی تو جو یونیورسٹیز ہیں, جو سیلف فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں,
वो स्टूडेंट्स की तलबा की जो फ़ीसें हैं उनको इजाफ़ा कर देंगे। तालीम के हवाले से बात की, यकीनन तालीम का जो बजट है, जो इस हुकूमत का दावा था कि हम तालीम और सेहत पर खर्च करेंगे, वो इसमें हमें नज़र नहीं आया। ताजरों के हवाले से क्या कहेंगे, और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कि उनकी तनख्वाह में भी इजाफ़ा नहीं हुआ। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में जब इजाफ़ा नहीं होता तो उसका क्या असर होता है? अगर हम कहें कि हुकूमत कहती है कि हमने तो बचत कर ली है, IMF के कहने पर, जिसके कहने पर भी बचत हुई है, हमारे पैसे बच गए हैं, तो क्या बाकी जो हमारा कारोबार है उस पर इफ़ेक्ट होगा? देखिए डेफिनेटली ये, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रो बिज़नेस कम्युनिटी बजट था। जो फोकस था इसको पूरे बजट का, वो सारी ताजिर कम्युनिटी थी। आप देखें कि नो टैक्स बजट इसे कहा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन इस बजट की वो ये है कि उधर से जो IMF का प्रेशर है, हमारे पास 5.1 ट्रिलियन के टैक्सेस का टारगेट हमें सेट करके दिया गया है, जबकि इधर से आप नो टैक्स बजट जो है ना वो कह रहे हैं। साउथ में बाकी पंजाब की नस्बत मौके कम हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के अज़ला काफ़ी पसमानदा हैं और यहाँ पर बिज़नेस के भी इतने ज़्यादा फ़रोग नहीं है जितना हम बाकी शहरों में देखते हैं। फैसलाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में देखते हैं, मुल्तान में तो चलो समझ आती है, लेकिन मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर में इतना बिज़नेस भी हम नहीं देखते। तो ये कम्युनिटी किस तरह अफेक्ट होगी अगर आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तो क्या मिनी बजट दोबारा से आएगा? क्या दोबारा से टैक्सेस लगेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये फोर्सी कर रहा हूँ कि एक मिनी बजट नहीं, कई मिनी बजट आएंगे आगे। और मुझे ये लग रहा है कि ये मिड टर्म हमें बजट्स जो है ना दोबारा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमें देने पड़ेंगे सिचुएशंस के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन मुझे इकोनॉमी की नज़र आ रही है वो हमें ये सपोर्ट करती कहीं से नज़र नहीं आ रही कि जो टारगेट्स बजट में सेट किए गए हैं वो अचीव किए जा सकेंगे। ये तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ आप टैक्स रिलीफ दिए चले जा रहे हैं। अब GST को देखें, 16% से कम करके 5% पे कर दिया है, और 20 शोबों में जो सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर आपने GST को कम किया है। GST ठीक है आपने कम कर दिया, लेकिन जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, आपकी इंपोर्ट पहले फॉल कर गई, यानी आप ये देखें हमारी जो 30% डिवैल्यूएशन हुई है करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद हमेशा एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एक्सपोर्ट प्रमोट होंगी, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 2.2% बढ़ी हैं। 2.2% बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। अज़ला में, साउथ पंजाब के अज़ला में हुनरमंद प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया है और इसके अलावा गुरबत मकाओ मुहिम का भी आगाज़ किया गया। इसमें कहा गया कि हम नौजवानों के इस हवाले से कर्ज देंगे और 6 से 7 अज़ला शामिल किए गए। मुजफ्फरगंज में शामिल है, इसमें मियाँ वाली शामिल है, बखर शामिल है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है उसका कितना इफ़ेक्ट होता है एक कॉमन आदमी पे? इसमें कितने लोग शामिल कर सकती है हुकूमत? क्योंकि हम देखते हैं कि हर ज़िले की आबादी 20 लाख 18 लाख के करीब होती है, तो इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है कॉमन मैन को? देखें, मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ कर्ज़े देने से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नौजवानों के अंदर जो है ना वो कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी। मेरा ख़्याल है कि जब तक हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, यानी हम कर्ज़े पर्पस बेस दें, तब तो हमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप जितने बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कर्ज़े आपके, और वो भी आपके जो है ना वो माइनस में चले जाएंगे। इस बजट में जनूबी पंजाब के लिए सब सेक्रेटरीट का भी ऐलान किया गया और 1 जुलाई से उसका आगाज़ किया जाना है, जो कि ऐलान किया गया है। क्या समझते हैं कि इस तरह का ऐलान या इसका कुछ हद तक फ़ाल होना जनूबी पंजाब पर इसके असरात मुरतब करेगा मुआशी सरगर्मियों में? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। ये बहुत अरसे से यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि हमें एक यहाँ के मसाइल के हल के लिए हमारा एक सेक्रेटरीट बनाया जाए, और देखें ये एक बना दिया जाएगा तो मेरा ख़्याल है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे लोगों की लाइफ के ऊपर भी और इकॉनमी के ऊपर भी। तो मैं कहता हूँ हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और इसको जल्द अज़ जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने जाना कि जो हुकूमत पंजाब की जानब से बजट पेश किया गया उस पर मुख्तलिफ राय आ रही हैं। ताजरान की जानब से इसको कुछ हद तक खुशाइंद कहा जा रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आने वाले दिनों में ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मिनी बजट भी पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ साउथ पंजाब के हवाले से जो तरक्याती जो इसमें
में प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं उस पर भी कुछ इत्मीनान का इज़हार किया गया, लेकिन जो आम शहरियों का ये कहना है कि इस बजट से उनकी दिलचस्पी इसलिए कम थी कि इसमें आम आदमी को जो वो फ़ायदा बताया गया था कि इलेक्शन के दिनों में वो इन तकरीरों में नज़र नहीं आया। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।